अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बीबीए सेकंड बेटा आज हमारी थर्ड क्लास है, यानी कि सेकंड वीक की फ़र्स्ट क्लास है, लेकिन ओवरऑल ये हमारी थर्ड क्लास बनती है। तो एज़ यू नो कि जो हमारी प्रीवियस 2 लेक्चर्स रहे हैं हमारे, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, उसमें जो है वो हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था, उसके इंट्रोडक्शन देखा था, और लेक्चर नंबर 2 में हमने प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किया था। आज हमारी थर्ड क्लास है और थर्ड क्लास में हम बेसिकली जो हमारा टॉपिक है, जो बेसिक टॉपिक है ना, वो है हिस्ट्री एंड द एवोल्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट। ओके, नाउ हिस्ट्री एंड द एवोल्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट ये बेसिक हमारा टॉपिक है, लेकिन इस दोनों यानी कि हिस्ट्री और एवोल्यूशन दोनों के लिहाज से हमने थ्योरीज़ पढ़नी है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये हमारे थ्योरीज़ के लेक्चर्स जा रहे हैं, लेकिन इन थ्योरीज़ के पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हिस्ट्री और एवोल्यूशन का है। वो कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि हिस्ट्री इज़ द पार्ट ऑफ द एवोल्यूशन एंड एवोल्यूशन इज़ द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होती है? एक अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपसे ये कहूँ कि जो हमारे माजी में उनको हम इवेंट्स कह सकते हैं, या आप कह लें कि मतलब माजी में जो इवेंट्स हुए हैं टाइम टू टाइम, उनको हम हिस्ट्री लिख देते हैं, ठीक है। और वो ऐसे इवेंट्स हैं जो कि उस जैसा इवेंट दोबारा कभी नहीं हुआ, ठीक है। जैसे हम मुतालिया पाकिस्तान पढ़ते हैं तो वो पूरी हमारी हिस्ट्री की बुक है, हम पूरा पढ़ते हैं कि कैसे सब कॉन्टिनेंट से लेके जो है वो पाकिस्तान बनने तक की पूरी ईच एंड एवरीथिंग जो है, कब कब कौन कौन सा इवेंट पेश आया, कब कब क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम सोशल स्टडी में पढ़ते हैं, और सोशल स्टडी क्या है? हिस्ट्री है। इसी तरह से चूँकि हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ये हमारा मैनेजमेंट का बेसिक जो हमारा सब्जेक्ट है वो मैनेजमेंट का है, तो इसमें हम मैनेजमेंट की हिस्ट्री और मैनेजमेंट की एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि मैनेजमेंट कब से जो है वो ऑथर्स ने, साइंटिस्ट ने, या ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग हैं उन्होंने कब से जो है वो मैनेजमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दी, मैनेजमेंट कब जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनी, और फिर जो है पिछली मैनेजमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं उनमें क्या शॉर्टकमिंग्स थी जिनको चेंज करके एवोल्यूशन हुई और नए रूल्स बने, और नए रूल्स बनते बनते जो हैं वो फिर थ्योरीज़ बनती जो अब मॉडर्न थ्योरी है हमारी वहाँ तक पहुँची। तो बेटा ये जो थ्योरी एवोल्यूशन होता है पुरानी चीज़ से नई चीज़ का इवॉल्व होना, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने एफएससी प्री मेडिकल किया हुआ है उन लोगों को तो बहुत अच्छे से आइडिया होगा इस चीज़ का। अगर नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर हुआ तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बेटा, आपका ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन एज आई एम सेइंग कि एवोल्यूशन उस चीज़ को कहते हैं कि एक पुरानी चीज़ यानी कि पहले से मौजूद चीज़, उसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, कुछ कमियां थी, तो उन कमियों को दूर करने के लिए जब कोई नई चीज़ और बेहतर चीज़ प्रेजेंट की गई तो हम कहते हैं कि ये एवोल्यूशन है। यानी कि पहली चीज़ में कुछ चेंजिंग्स आई और उन चेंजिंग्स की वजह से नए कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ नए प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस हुए, उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, बेसिकली जो हमारा ये हिस्ट्री का और यानी कि ये जो आप कह लें कि मैं हिस्ट्री और एवोल्यूशन दोनों के लिए थ्योरीज़ का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो आप स्टूडेंट्स ने समझ आना है कि थ्योरीज़ बेसिकली रिलेट करी हैं हिस्ट्री और एवोल्यूशन से। तो बेटा बेसिकली जो हमारी ये थ्योरीज़ स्टार्ट हो रही हैं ये बेसिकली 1890 के इरा से स्टार्ट हो रही हैं। यानी कि 1880s में कहीं साइंटिस्ट ने इस चीज़ को रियलाइज़ करना शुरू किया कि भाई मैनेजमेंट इज़ समथिंग, मैनेजमेंट जो है उसका अपना एक अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए। मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए और हैंडल करने के लिए जो है वो एक उसका अपना प्रॉपर डिपार्टमेंट होना चाहिए।
तो 1890 से ये थ्योरीज़ को प्रेजेंट करने का सिलसिला शुरू हुआ और ये चला कोई ऑलमोस्ट 2000 तक। यानी कि इसमें हमने 3 टाइप्स की थ्योरीज़ पढ़नी है और ये हम देखेंगे कि किस तरह से जो मॉडर्न थ्योरी, जो लास्ट थ्योरी प्रेजेंट की गई थी, वो ऑलमोस्ट कोई 2000 के इरा में जो है वो की गई थी। ठीक है, तो ये हमारा बेटा इरा स्टार्ट हो रहा है थ्योरीज़ का। और बेसिकली जो हमने थ्योरीज़ की टाइप्स डिस्कस करनी है वो बेसिकली 3 टाइप्स हैं। एक हमने क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ना है, इसके मज़ीद आगे सब थ्योरीज़ हैं जो कि 4 हैं, मैंने मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, यानी कि इसमें मज़ीद 4 सब थ्योरीज़ बनती हैं। नॉन क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है, इसमें आई थिंक 3 हैं। यस, नॉन क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में 3 हैं। और मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट जो है फिर हमने ये डिस्कस करना है। अच्छा बेटा, मैं ना पहले आपको ये कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ कि मॉडर्न जो थ्योरी है, आप कह सकते हैं इसको कि क्लासिकल थ्योरी जहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं, क्लासिकल का मीनिंग क्या होता है और फिर थ्योरी का क्या मतलब होता है। बेटा, क्लासिकल का वर्ड यूज़ होता है ओल्ड लेकिन अथेंटिक चीज़ों के लिए। ठीक है, यानी कि कहते हैं ना कि ओल्ड इज़ गोल्ड, यानी कि वो ओल्ड भी है और गोल्ड भी है। वो अपनी जगह पे उसकी इम्पोर्टेंस, अपनी जगह पे उसकी जो अहमियत है, जो अथेंटिसिटी है, वो वहीं पे है। ठीक है, और बेटा थ्योरी हम बोलते हैं दिस इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। थ्योरी में बेसिकली क्या किया जाता है, कहने को तो हम ये कह सकते हैं कि जो थ्योरी पेश करने वाले हैं, आप उनको स्कॉलर्स भी कह सकते हैं, आप उनको साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, आप उनको ऑथर्स भी कह सकते हैं। तो ये जो स्कॉलर्स हैं जो थ्योरीज़ को प्रेजेंट करते हैं और वो थ्योरीज़ फिर एक्सेप्ट हो जाती हैं और फिर वो कुछ टाइम पीरियड के लिए कंटिन्यू रहती हैं। तो बेटा ये जो थ्योरीज़ में एक्चुअली जो ऑथर होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ही तो इंट्रोड्यूस कराते हैं, अपनी राय ही तो प्रेजेंट करते हैं। वो राय पॉजिटिव होती है और कभी कभी जो है वो नेक्स्ट आने वाले जो ऑथर्स होते हैं वो उस चीज़ को नेगेटिव लेके अपनी राय जो है वो प्रेजेंट कर देते हैं। तो बेटा थ्योरीज़ में बेसिकली क्या होता है, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी कि असूलों का एक सेट पेश किया जाता है और उन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर्स ने, जिन्होंने मैनेजमेंट बनानी है, और मैनेजमेंट ने जिन्होंने हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए काम करना है। ठीक है, अच्छा बेटा हमारी जा रही है क्लासिकल थ्योरी, हम स्टार्ट करते हैं। यस, अच्छा बेटा अब हम क्लासिकल थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैंने जैसे पहले मेंशन किया कि क्लासिकल थ्योरी की भी 4 आगे सब थ्योरीज़ हैं। तो बेटा इसकी जो पहली सब थ्योरी हम पढ़ेंगे वो है साइंटिफिक थ्योरी, जिनके पहली सब थ्योरी का नेम है साइंटिफिक थ्योरी। और ये जो साइंटिफिक थ्योरी है ये बेसिकली प्रेजेंट की थी 4 ऑथर्स ने, टेलर, फ्रेडरिक, हेनरी ग्रांट एंड लेलन। ये 4 ऑथर्स हैं जिन्होंने 1 बाय 1 अपने ओपिनियंस पेश किए, जो शॉर्ट कमिंग्स थी पहले की मैनेजमेंट में, उन शॉर्ट कमिंग्स को यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उन शॉर्ट कमिंग्स को जो है वो को सही करने का तरीका प्रेजेंट करते हुए जो है वो अपनी उन्होंने थ्योरीज प्रेजेंट की। तो बेसिकली बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो मैं पहले आपको इसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दूं कि साइंटिफिक थ्योरी की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्यों लोगों ने जो है वो इस चीज़ को रियलाइज़ किया, इस चीज़ की नीड जो है वो महसूस हुई कि भी येस देयर शुड बी अ प्रॉपर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स इन रिगार्डिंग टू द मैनेजमेंट। तो बेटा सबसे पहले ये कोई 1890s की ये बात चल रही है। 1890s में तकरीबन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है वो कुछ लेबर जो है वो कम पड़ गई थी, इनके लोग जो हैं वो काम करने को ज़्यादा था ऑर्गेनाइजेशंस में, लेकिन जो एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ थे वो कम थे, यानी कि लेबर की शॉर्टेज हो गई थी। ठीक है, और लेबर की शॉर्टेज क्यों थी, क्योंकि उस टाइम की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनका अपने एम्प्लॉयज़ को डील करने का तरीका वो एम्प्लॉयज़ के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। इसलिए कुछ लोग मजबूरी में जो काम कर रहे थे वो मजबूरी में कर रहे थे, और मज़ीद नए जो लोग थे, वो नई लेबर जो है वो काम के लिए नहीं आ रही थी। तो फिर वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि
यस। बट अब वहाँ पे जो है वो फिर इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि एक जो है ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपना गोल अचीव नहीं कर पा रही हैं। जाहिर सी बात है, जब प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, यानी कि एक जो प्रोडक्शन गोल सेट किया हुआ है, जब वही फुलफ़िल नहीं होगा तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं वो फुलफ़िल हो रहे हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं, ये बेसिकली क्या था कि अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना। तो ज़रूरत जो महसूस हुई वो इंक्रीज़ ऑफ प्रोडक्शन थी, कि हमारी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ होना चाहिए। और उसके लिए जो है वो ज़ाहिर सी बात है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो वर्कर्स की एफिशिएंसी होगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी ना। और अगर वर्कर्स ही नहीं होंगे तो हाउ कैन यू रेज़ योर प्रोडक्शन, एंड हाउ कैन यू रेज़ द एफिशिएंसी ऑफ योर वर्क, यू कैन नॉट। तो उसमें फिर क्या होता है कि आपने, यानी कि ये 3 बेसिक पॉइंट्स थे, एक शॉर्टेज ऑफ लेबर, एक इंक्रीज़ इन द प्रोडक्टिविटी, और था इंक्रीज़ इन द एफिशिएंसी। अब ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये एक दूसरे से लिंक करे हैं, एक के पीछे दूसरी रीज़न, दूसरे के पीछे तीसरी रीज़न। और इन तीनों का मोटिव, फिर ये जो प्रॉब्लम थी इसको दूर करने के लिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो साइंटिस्ट सामने आया वो था फ्रेडरिक विंसलो। आपको यहाँ पे मेंशन भी हो रहा, अच्छा बेटा सॉरी, ये पीछे मैंने आपको पॉइंट्स कुछ जो मैंने मेंशन किए हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूँ। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हुए हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी अरोज फ्रॉम द नीड टू इन्हांस द प्रोडक्टिविटी। नंबर 2, इन द यूनाइटेड स्टेट्स स्किल्ड लेबर वाज इन शॉर्ट सप्लाई एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। वही कोई 80s 90s की बात हो रही है। और थर्ड पॉइंट ये था कि ओनली वे टू एक्सपेंड प्रोडक्टिविटी was to raise the no, नहीं, अच्छा, वाज टू रेज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स की एफिशिएंसी को जो है वो इंक्रीज़ करना है। तो बेटा ये तीनों पॉइंट्स जो है मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अब हम आगे चलते हैं कि साइंटिफिक थ्योरी एक्चुअली कहती क्या है। ठीक है, तो बेटा जो साइंटिफिक थ्योरी पेश की थी वो बेसिकली की थी फ्रेडरिक ने। फ्रेडरिक विंसलो जो है उसको फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसने उस टाइम पे थ्योरी पेश की जब लोगों को मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा खामियां थी, कमियां थी, और देर वाज एन एक्चुअल नीड ऑफ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स टू फॉलो बाय द मैनेजमेंट। तो फिर उसको जो है वो एट दैट टाइम, और इसने बहुत अच्छे पॉइंट्स प्रेजेंट किए जो कि इंशाल्लाह हम आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इस वजह से इसको जो है वो फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। अच्छा, इसने फ्रेडरिक ने बेसिकली अपनी थ्योरी में कहा क्या, अच्छा बेसिकली जो फ्रेडरिक ने अपनी थ्योरी में बोला, उसने बस 4 पॉइंट से उसने प्रेजेंट किए फ्रेडरिक ने, लेकिन इसने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए। सबसे पहले तो इसने ये कहा कि फॉर अ जॉब टू बी डन, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब विद द राइट टूल्स। यानी कि उसने ये कहा कि सही काम के लिए सही बंदे का चुनाव जो है वो ही आपकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकता है। क्योंकि बेसिकली जो जॉब टू बी डन है वो तो इंक्रीज़ इन प्रोडक्टिविटी है ना, यानी कि जो करने का काम है वो तो यही है ना कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ की जाए, एफिशिएंसी इंक्रीज़ की जाए। तो बेसिकली फिर हुआ क्या कि उसने ये कहा कि इफ़ द ऑर्गेनाइजेशंस वांट टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी देन दे हैव टू चूज़ द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। यानी कि इसमें ये होता है कि आपने जो है वो अपने जो एम्प्लॉयज़ जिनको आप हायर कर रहे हैं काम के लिए, आपने उनकी कैपेबिलिटीज़ देखनी होती हैं, उनका एक्सपीरियंस देखना होता है, उनकी एजुकेशन देखनी होती है कि आया जो बंदा जिस चीज़ के कैपेबल है हम उसको उसी चीज़ के लिए, उसी काम के लिए रख रहे हैं या नहीं रख रही है। कि ऐसा तो नहीं है कि एक एम्प्लॉय जो है उसकी एफिशिएंसी कुछ और है, उसकी कंपैटिबिलिटी कुछ और है, उसकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस कुछ और है, और उसको करने के लिए कोई और काम दिया जा रहा है। तो उसने सबसे पहले ये चीज़ जो है ये पॉइंट आउट करवाई कि यू हैव टू चूज़ अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। और यहीं से जो है वो फिर ह्यूमन रिसोर्स, आई होप सो कि आई हैव नो आइडिया कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो है वो ह्यूमन रिसोर्स का सब्जेक्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा, या इस सेमेस्टर में आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े। लेकिन अगर तो पढ़े हैं तो फिर जो ह्यूमन रिसोर्स का सब्जेक्ट है वो यहीं से इवॉल्व हुआ, यहीं से लोगों को इस चीज़ की सेंस आई कि येस उसका पॉइंट सही है, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जिसकी जितनी एफिशिएंसी है, जिसकी जितनी काबिलियत है, उसको उसी के मुताबिक काम देना चाहिए।
और राइट टूल्स के साथ ये कि एक एम्प्लॉय को काम करने के लिए ऑफिस में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ऑफिस का फ़र्ज़ बनता है कि वो उसको प्रेजेंट करे। जैसे मैं आपकी टीचर हूँ और मैं आपको यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाने के लिए आ रही हूँ, मेरे पास बोर्ड मार्कर नहीं है, मेरे पास डस्टर नहीं है, या मेरे पास जो मेरी ज़रूरत की चीज़ जो बोर्ड मार्कर और लेट सपोज़ कि अभी हम इन्हीं की एग्जांपल जो है वो हम सपोज़ कर लेते हैं। अब मुझे बोर्ड मार्कर की ज़रूरत है, मुझे डस्टर की ज़रूरत है, या बेसिक टूल्स, मुझे एक चेयर एक डाइस की ज़रूरत है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी मुझे वही प्रोवाइड नहीं करेगी तो मैं कैसे काम कर सकूँगी, ठीक है। तो उसने ये कहा कि आपने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको टूल्स भी, राइट टूल्स जो बेसिक हैं जिनके बगैर उनका काम नहीं चल सकता, आपने वो उनको प्रोवाइड करने हैं। ये भी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। अच्छा बेटा, फिर इसने सेकेंड पॉइंट ये बोला कि स्टैंडर्डाइज्ड मेथड ऑफ डूइंग जॉब, यानी कि जॉब जो उसको दी गई है करने के लिए, उसके लिए जो है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड जो है वो आपको सेट करना चाहिए। अब ये स्टैंडर्डाइज्ड मेथड, स्टैंडर्ड का मतलब होता है मेयार, एक मेयार सेट कर देना, ठीक है। और अब जैसे मैं आपको आप ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ी वाइज एग्जाम्पल मैं देने जा रही हूँ बेटा आपको। अच्छा, इसके एग्जाम्पल बेटा मैं आपको इस तरह से दूँगी कि जैसे पाकिस्तान में अभी जीतो पाकिस्तान जो गेम शो है वो ARY पे जो लगता है, वो उसकी मैं एग्जांपल देती हूँ। तो उसमें जब फ़ाहद मुस्तफ़ा ने किसी कंटेस्टेंट से कोई गेम परफॉर्म करवानी होती है तो वो पहले, यानी कि जो कंटेस्टेंट होते हैं वो उनसे परफॉर्म करवाने से पहले जो है वो अपने लोगों को बुलाता है और एक मॉडल करवा के दिखाता है, जिसका मकसद एक्चुअली ये होता है कि ये जो करने वाले कंटेस्टेंट हैं उनको पता चल जाए कि हमने काम करना कैसे है, ठीक है। तो वो एक मॉडल का प्रेजेंट हो जाना, वो एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है, वो एक मेयार बना देता है। और बाकी जो फिर बाद में करने वाले जो मॉडल हैं, बाद में करने वाले जो कंटेस्टेंट हैं, वो उसी स्टैंडर्ड की तरफ देखते हुए या उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए जो है वो अपना काम करते हैं। तो बेटा यही उसने ये कहा कि जब आपने एम्प्लॉयज़ से कोई काम करवाना है तो आप उनके काम के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दें, आप उनको बता दें कि ये हमारी एक्सपेक्टेशन है और ये आपके काम का मेयार होना चाहिए। तो वो फिर उसी चीज़ को फॉलो अप करते हुए वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकती है, ठीक है। अच्छा बेटा, जो थर्ड पॉइंट उसने प्रेजेंट किया था, उसने ये प्रेजेंट किया कि प्रोवाइडिंग एन इकोनॉमिक इंसेंटिव्स टू द वर्कर्स, कि आप अपने वर्कर्स को जो हैं वो एक इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, बेटा इंसेंटिव्स होता है कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देना। एक जो सैलरी पैकेज है वो तो है ही है, वो तो बेसिक है, वो तो मिलना ही मिलना है, लेकिन उसके अलावा जो है वो कुछ इंसेंटिव्स अपने एम्प्लॉयज़ को दे देना क्या कहलाता है, वो आप कह सकते हैं कि वो इंसेंटिव कहलाता है। जैसे आजकल के दौर में बोनस मिल जाता है, किसी को गाड़ी दे दी जाती है अपनी जॉब को ठीक तरह से परफॉर्म करने के लिए, जो है वो कंपनी की तरफ से गाड़ी दे दी जाती है, किसी को मोटर बाइक दे दी जाती है, या फिर किसी को जो है वो गाड़ी या अगर बाइक नहीं भी दी गई तो जो उसके आने जाने का खर्चा, उसके लिए पेट्रोल जो है वो उसका खर्चा जो है वो कंपनी उठा लेती है। और मैंने कुछ ऐसे भी लोगों को देखा है जो कि जिनका अपना घर नहीं है, यानी कि वो रेंट पे रहते हैं और उनके घर का जितना भी रेंट है वो उनकी कंपनी पे करती है, वो खुद अपने पैसे या अपनी सैलरी में से पे नहीं करते। तो बेटा ये कुछ एक्स्ट्रा इकोनॉमिक इंसेंटिव्स हैं, क्योंकि हमारा बेसिक मकसद तो यही है ना कि हमने प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करवाना है, हमने एफिशिएंसी को इन्हांस करवाना है। तो ये जितने भी फ्रेडरिक ने पॉइंट्स जो थे वो डिस्कस किए, वो इसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे थे कि अगर आप इन पॉइंट्स को अडॉप्ट करेंगे तो आपकी यानी कि आपकी का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन की और एज़ वेल एज़ एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी भी और एफिशिएंसी भी जो है वो इंक्रीज़ करेगी। ओके। अच्छा बेटा, अब मज़ीद इसने जो है इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए इसने बोला कि डिवेल्प अ साइंस फॉर ईच एलिमेंट। अच्छा, ये इसने नहीं बोला था, ये मैंने आप स्टूडेंट्स को समझाने के लिए खुद से, यानी कि पर्सनल, ये मेरी पर्सनल आप कह सकते हैं कि राइटिंग्स है, जो कि मैंने आप बच्चों को एक थ्योरी को मेमोराइज़ करवा देना की गर्ज से जो है वो मैंने लिखी है, ठीक है। अच्छा बेटा, ये यहाँ पे मैंने लिखा है कि डिवेल्प अ साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स वर्क विच कुड रिप्लेस ओल्ड रूल ऑफ मेथड्स। अब जैसे मैंने ये स्टैंडर्ड की बात की, यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड वाला पॉइंट था, इस चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन इस तरह से कर रही हूँ बेटा कि आप जो हैं एक ऐसे रूल्स बना दें जो पिछले रूल्स में अगर कहीं कोई डेफिशिएंसी है
कहीं कोई आप कह लें कि मिस्टेक है, तो वो नया आने वाला रूल जो है वो पिछले सारे रूल्स की मिस्टेक्स को ओवरकम कर दे। यानी कि एक साइंस का मतलब ये है कि एक मॉडल सेट कर देना, एक स्टैंडर्ड सेट कर देना, या एक ऐसा तरीक़ाकार जो है वो लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देना जिसको जो है वो फॉलो करते हुए आपके वर्कर्स जो हैं वो काम करें। अच्छा, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी, ये एफिशिएंसी की जो है वो वाह, इट्स वेरी ग्रेट। अच्छा बेटा, मेरे माइंड में एक बड़ी अच्छी आप कहने के एक एग्जांपल, एक फार्मूला आया है जिसे मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ। एक जो हैं वो हमारे साइंटिस्ट हैं, और उन साइंटिस्ट ने जब एफिशिएंसी को एक्सप्लेन किया तो उन्होंने बोला कि एफिशिएंसी इज़ इक्वल टू रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट यानी कि जितनी आउटपुट एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए जो रिक्वायर्ड है उसके लिए जो है वो टोटल इनपुट एनर्जी का देना। ठीक है, यानी कि इनपुट वो है जो हम देते हैं अपने रिसोर्सेज पे, जो हम लगाते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मैनेजमेंट में। तो बेटा ये बड़ी अच्छी, मैं आपको पढ़ा रही थी तो ये अचानक से मेरे माइंड में आ गई। ये जो फार्मूला है तो ये बड़ा रिलेट करता है कि एफिशिएंसी को अगर इंक्रीज़ करना है तो आपको सबसे पहले जो है वो एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट के। ठीक है, और ये रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट जो है वो डायरेक्टली यानी कि वो होती है इसकी टोटल इनपुट एनर्जी। जितनी आप ज़्यादा अच्छी इनपुट एनर्जी देते हैं उतनी ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। और इस इनपुट को बेहतर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं बेटा, ये आई होप सो कि आपको नज़र आ रहे हों जी। अच्छा बेटा, मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि ट्रेनिंग एंड टीचिंग द वर्कर्स को ट्रेन करना और टीच करना ये बहुत ज़रूरी है। उससे एक तो उनकी अपनी भी ग्रोथ होती है, अपनी भी डेवलपमेंट आती है, उनकी अपनी पर्सनैलिटी में लर्निंग भी होती है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत अच्छी चेंजिंग्स आती हैं। और नंबर 2 पे मैंने मेंशन किया है कॉरपोरेशन विद द वर्कर्स की जो हायर लेवल की मैनेजमेंट है उसको चाहिए कि वो वर्कर्स के साथ, यानी कि जो हमारे वर्कर जो कम्युनिटी है जो सिर्फ काम करते हैं, वो उनके साथ कोऑपरेट करे। कोऑपरेट कैसे करना है? उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना, उनके स्टैंडर्ड्स परफॉर्मेंस उनको देखना और उनको इवेल्यूएट करना। ठीक है, ये मैंने बेटा जैसे जैसे चीज़ें मेरे माइंड में आती जाती हैं मैं वैसे वैसे, चूँकि क्लासरूम में एक पढ़ाने का तरीका जो होता है ना वो और होता है, स्टूडेंट्स को डायरेक्टली समझ में आ रहा होता है कि मैम क्या कह रही हैं। और मेरी ये आदत है कि मैं चलते चलते जब मैं समझा रही होती हूँ तो चलते चलते मेरे माइंड में जो भी चीज़ें आती हैं ना मैं उनको साइड्स पे मेंशन कर देती हूँ वाइट बोर्ड पे, या चूँकि मेरे पास वाइट बोर्ड नहीं है, रजिस्टर है, तो मैं फिर उस लिहाज से यानी कि एक पॉइंट के अंदर मजीद कौन कौन से पॉइंट डिस्कस हो सकते हैं मैं वो जो है वो साइड पर मैंशन कर देती हूँ। तो कॉरपोरेट किसके साथ करना है? आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस भी अपने वर्कर्स को बतानी है, और जो आपके वर्कर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं आपने वो भी उनका भी ख्याल रखना है। फिर स्टैंडर्ड्स परफॉर्मेंस, फिर जो आपकी इनके स्टैंडर्ड तो सेट हो गए, लेकिन फिर बाद में जब वर्कर्स परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक्चुअली काम कर रहे हैं, तो उनको टाइम टू टाइम इवेल्यूएट करते जाना कि आया ये हमारे स्टैंडर्ड जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं ये उनके मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा एक ये बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत हेल्पफुल होता है ये वर्कर्स के लिए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप स्टूडेंट्स को कोई न्यूमेरिकल क्लास में करने के लिए दे दिया जाए और टीचर बस दे के जो है वो क्लासरूम सामने बैठ जाएं अपनी चेयर पे, और आप स्टूडेंट्स को देखें नहीं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन किस तरह से कर रहा है, कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, तो इससे जो है वो आपकी भी एनर्जी डिक्रीज़ होती है और आपको ये भी नहीं पता होता कि यार हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर वही टीचर क्लास में वॉक करे, यानी कि लाइन्स जो होती हैं रोज़ होती हैं, क्लास में वॉक करता रहे और स्टूडेंट्स को देखता रहे कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, अगर कोई स्टूडेंट कहीं पे यानी कि फंस गया है, वो सॉल्व कर रहा है उस चीज़ को, लेकिन कहीं ना कहीं उसको समझ नहीं आ रही कि आगे आगे कैसे बढ़ना है, तो वहाँ भी उसको थोड़ा गाइड कर दिया, पॉइंट आउट कर दिया, तो इससे जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और बेटा यही हाल वर्कर्स का भी होता है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे होते हैं, अगर उनको जो है वो थोड़ी गाइडलाइंस दे दी जाएँ, उनका अपनी एक्सपेक्टेशंस का ख्याल रख लिया जाए, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। अच्छा बेटा, मैंने आगे मैंशन किया है कि डिवाइड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इक्वली, कि आप ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा यानी कि ज़्यादा कैपेबल है तो आप उसको ज़्यादा ही काम दे दें कि जी वो पूरे का पूरा काम का बर्डन ही उस पर है।
नहीं, आपने अपने काम को भी डिवाइड करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी इक्वली डिवाइड करना है, यानी कि जितने भी आपके वर्कर्स हैं, जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब में इक्वल काम आए। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप बच्चों के अगर कोई ग्रुप्स बना दिए जाएँ किसी प्रेजेंटेशन के लिए, असाइनमेंट के लिए या प्रोजेक्ट के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस ग्रुप में अगर सीआर आ गया तो बेचारा सारा काम ही सीआर को दे दो, जी ये ज़्यादा एफिशिएंट है, ये ज़्यादा ये कर लेगा, ये कर लेगा, ये कर लेगा। नहीं, काम को डिवाइड करें, जितने स्टूडेंट्स हैं उन पे काम को डिवाइड करें और इक्वली डिवाइड करें। अगर सबके पास 20% काम जा रहा है, 5 स्टूडेंट्स हैं तो सबको 20% जाना चाहिए, 4 स्टूडेंट्स हैं तो सबको जो है वो 25% जाना चाहिए। इस तरह से इक्वली जो है वो काम को डिवाइड करना। अच्छा बेटा, आगे मैंने मेंशन किया है टाइम इज़ रनिंग वेरी फास्ट और हमारे पास पढ़ने वाला बहुत ज़्यादा है। अच्छा बेटा, अब अगला जो पॉइंट मैंने मेंशन किया वो है एफिशिएंट वर्कर्स हाई पे, यानी कि इसका मतलब ये है कि जितनी आप हाईली पे करेंगे अपने वर्कर्स को उतना ही ज़्यादा वो एफिशिएंटली काम करेंगे। जाहिर सी बात है, जितना अच्छा पैसा उतना अच्छा काम, ठीक है, ये कहा जा सकता है। अच्छा बेटा, आगे चलें। मोर पे रूल, मोर अर्निंग एंड सेल्फ लर्निंग वर्कर्स। वो कहते हैं कि अगर यानी कि ये उसी फ्रेडरिक ने ही ये बोला था, उसका ये सेंटेंस था कि आप जितना ज़्यादा पे करेंगे उतनी ही ज़्यादा अर्निंग होगी, और जितनी ही ज़्यादा अर्निंग होगी उतनी ही आपकी ज़्यादा यानी कि एम्प्लॉयज़ की जो है वो सेल्फ लर्निंग भी ज़्यादा होती है, वो टाइम टू टाइम लर्न करते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, आगे फिर ये जब फ्रेडरिक ने अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया तो उसके बाद हेनरी ग्रांट आए, और हेनरी ग्रांट ने भी मज़ीद कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि डेज असाइंड वर्कलोड परफॉर्मेंस शुड बी गिवन 50% बोनस। उसने कहा कि जैसे फ्रेडरिक ने तो ये बोला था ना कि सबको जो है वो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये यहाँ पे बेटा ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो इक्वली मेंशन होनी चाहिए, इक्वली जो है वो डिवाइड होनी चाहिए। तो इसने ये बोला कि अगर आपने असाइन किया है अपने काम की परफॉर्मेंस को अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर, तो वो डेज़ के लिहाज से, यानी कि एक दिन में एक एम्प्लॉय जितना काम कर रहा है उस लिहाज से उसको जो है वो 50% बोनस मिलना चाहिए। ये इकोनॉमिक इंसेंटिव की बात हो रही है। फिर उसने ये कहा कि सुपरवाइज़र शुड आल्सो पे एक्स्ट्रा, यानी कि जो सुपरवाइज़र्स हैं, जो हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, उनको एक्स्ट्रा पे करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा अच्छे से जो है वो सुपरवाइज़ कर सकें लोअर लेवल के मैनेजमेंट को। इफ़ ही कुड मेक ऑल एम्प्लॉयज़, यानी कि अगर वो सुपरवाइज़र इस बात के लिए कामयाब हो जाता है कि वो सारे एम्प्लॉयज़ को स्टैंडर्डाइजली, यानी कि एक मयार के मुताबिक काम करने के लिए बना दे या उनसे मयार के मुताबिक काम करवा ले, तो फिर उस सुपरवाइज़र को जो है वो ज़्यादा पे करना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट में उसने ये कहा कि ट्रेन वर्कर्स को एक्सप्लेन करें फॉर द स्टैंडर्डाइज्ड आउटकम्स, यानी कि बेटा उसने जो है वो ज़्यादा स्टैंडर्ड को जो है वो हर चीज़ में उसने इस चीज़ को ज़्यादा पॉइंट आउट किया कि आप जो है वो ट्रेनिंग का भी स्टैंडर्ड रखें, आप उनकी पे का भी स्टैंडर्ड रखें, आप उनकी परफॉर्मेंस का भी स्टैंडर्ड रखें, ताकि आपकी आउटकम्स जो हैं वो अच्छी आएँ। अब जैसे इसने कहा कि ट्रेन वर्कर्स फॉर द स्टैंडर्डाइज्ड आउटकम्स, ठीक है। आगे ये हमसे ये कह रहा है कि रिकॉर्ड एंड रेट एवरी वर्कर्स परफॉर्मेंस। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं बेटा जहाँ पे एम्प्लॉयज़ के काम को जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता, उनको जो है वो सराहा ही नहीं जाता, उनको अप्रिशिएट ही नहीं किया जाता, उनको रेट ही नहीं किया जाता। तो until unless you will not record and rate the work of your employee, you cannot enhance the productivity of that employee, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर आप परफॉर्मेंस जो है आपके वर्कर्स की, आप उसको रिकॉर्ड करें, उसको रेट करें, ताकि रेट करने से ये होगा कि उसको पता चलेगा कि अच्छा पिछले मंथ में मुझे ये रेटिंग मिली थी, अब मेरी रेटिंग जो है वो इंक्रीज़ करनी चाहिए, मैंने खुद को जो है वो सेल्फ लर्निंग करनी है, मैंने ऊपर जाना है। अच्छा बेटा, रेटिंग के लिए उसने ये कहा कि आप बाकायदा जैसे रिपोर्ट की फॉर्म में आप रेटिंग को लिखें, और रेटिंग में जो है वो जो स्टैंडर्ड वर्क है उसको ब्लैक कलर में आप मेंशन करें, और जो यानी कि बिलो स्टैंडर्ड वर्क है उसको आप उसकी हैंड राइटिंग जो है वो रेड कलर में करेंगे। उसने ऐसे प्रेजेंट किया कि डिफरेंट कलर्स से जो है वो अपने आप एम्प्लॉयज़ को जो है वो रेट करें। और फिर बेटा उसने यानी कि इसने जो था इसने डिफरेंट रेट सिस्टम अडॉप्ट करवाया था, ये यानी कि पे रूल इक्वली सब कुछ करना, और ये सारा काम जो है ना ये फ्रेडरिक ने ये बोला था। लेकिन जो हेनरी ग्रांट है उन्होंने चार्टिंग सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उसने कहा कि आप एम्प्लॉय को रेट करें, उसकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करें। तो रेट और रिकॉर्डिंग क्या होता है, चार्ट बनाना ही होता है ना कि चार्टिंग करना, तो उसने चार्टिंग सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन जो है उसने वो इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा बेटा, आगे है फ्रैंक एंड लेलेन आ जाती हैं, जो कि हमारे थर्ड जो हैं वो हमारे बेटा जल्दी से चलते हैं।
टाइम थोड़ा रह गया। फ्रैंक और लीलन ने ये कहा था कि फोकस ऑन द इंक्रीजिंग वर्कर्स प्रोडक्टिविटी बाय रिड्यूसिंग वेस्ट मोशन फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो आपके काम को रोक रहे हैं, आपके काम में तेज़ी जो आनी चाहिए उस तेज़ी को लाने के लिए वो ऐसा बैरियर काम कर रहे हैं, तो आप उन फैक्टर्स को रिमूव कर दें। फिर उसने ये कहा कि माइक्रोमीटर टू टाइम वर्कर मोशंस एंड ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस। फिर उसने ये कहा कि आप एक जो स्टैंडर्ड की बात हो रही है ना, आप एक टाइम सेट करें और लोगों को उस टाइम के लिहाज से जो है वो टारगेट दे। जैसे हमारे बैंकिंग सिस्टम में होता है, हर महीने के जो है वो एम्प्लॉयज़ को टारगेट मिले होते हैं और एम्प्लॉयज़ जो है वो यही कोशिश कर रहा होता है कि हमारे इस महीने के टारगेट पूरे हो जाएं, इस महीने के टारगेट पूरे हो जाएं, इस महीने के टारगेट पूरे हो जाएं। तो बेटा इसमें जो है वो यानी कि एम्प्लॉयज़ को वो कह रहे हैं कि आप एक टाइम वर्कर मोशंस और उनकी ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए जो है वो एक टाइम सेट करें, ताकि उनको पता हो कि हमने ये सुई की घड़ी की सुइयों के मुताबिक चलना है। अगर हम नहीं चलेंगे तो हम नहीं कुछ नहीं कर सकते। अच्छा जी, व्हाट एरियाज ऑफ साइंटिफिक थ्योरी हैज़ इम्पैक्टेड द मैनेजमेंट। अब ये ओवरऑल जो साइंटिफिक थ्योरी है, जो हमारे 4 साइंटिस्ट उनकी अपनी अपनी राय, अपनी अपनी जो भी ओपिनियंस थे वो उन्होंने प्रेजेंट कर दिए। तो अब मज़ीद वो हमसे क्या कह रहे हैं, यानी कि इस थ्योरी ने ओवरऑल क्या इम्पैक्ट डाला मैनेजमेंट पे, वो मैंने यहाँ 3 पॉइंट्स में बेटा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये देखें, यस, व्हाट एरियाज ऑफ साइंटिफिक थ्योरी हैज़ इम्पैक्टेड द मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट ने किन किन एरियाज़ को इम्पैक्ट किया है। कंपनसेशन फॉर द परफॉर्मेंस के वो जो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स की बात हो रही थी या टाइम पीरियड की या स्टैंडर्ड की बात हो रही थी, तो उसमें ये कि आपकी परफॉर्मेंस के लिए आपको एक कंपनसेशन मिल जाती है। अगर आप ज़्यादा काम करें तो आपको ज़्यादा पे किया जाता है, अगर आप कम काम करें तो आपको कम पे किया जाता है। इनिशिएटेड द स्टडी ऑफ जॉब्स एंड टास्क, तो यहाँ से जो है वो ट्रेनिंग का बेसिकली जो पॉइंट हमारा शुरू हुआ था कि ट्रेनिंग इनिशिएटेड, ये एक नया था, नया कॉन्सेप्ट था कि ट्रेन भी किया जा सकता है। येस, वी कैन ट्रेन अवर एम्प्लॉयज़, हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर सकते हैं अच्छे काम के लिए। तो इनिशिएटेड द स्टडी ऑफ जॉब्स एंड द टास्क्स। और थर्ड पॉइंट जो था वो इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यानी कि इसमें जो इम्पोर्टेंट वो काम को नहीं दी गई, वो ऑर्गेनाइजेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, वो वहाँ पे काम करने वाले लोगों को इम्पोर्टेंस दी गई, यानी कि इम्पोर्टेंट जो थी वो पर्सनल थी और ट्रेनिंग को जो है वो दी गई। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है लिमिटेशंस ऑफ द साइंटिफिक थ्योरी। अब ये लिमिटेशंस जो हैं ये हमारी कोई 5 हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगी। यानी कि नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा 4th लेक्चर होगा उसमें हम ये लिमिटेशंस पढ़ेंगे और उसके बाद आगे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, इसमें ब्यूरोक्रेसी थ्योरी है और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है। यानी कि एक साइंटिफिक थ्योरी हमने पढ़ ली, बाकी 3 रह गई हैं। ये 3 हम इंशाल्लाह जो हैं वो हमारे नेक्स्ट क्लास में जो